गुड मॉर्निंग। मैं अरुणा एडम आज आपको हमारे थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर सिंथेटिक पॉलीमर्स के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं पॉलीमर्स यानी कि बहुलक होते क्या हैं। जब छोटे छोटे सरल अणु परस्पर संयुक्त होकर बड़ी संरचना वाले अणु बनाते हैं तो इसे हम बहुलक कहते हैं और इस प्रक्रिया को हम बहुलकीकरण यानी कि पॉलीमराइजेशन कहते हैं। एकलक के n अणु मिलकर होल n एकलक का मॉलिक्यूल है जो कि बना लेते हैं, यानी कि n मोनोमर जो हैं वो पॉलीमर के n अणु हैं जो कि बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। उदाहरणतः पॉलीथीन, पीवीसी, रबड़, चाहे वो नेचुरल हो या सिंथेटिक, ये सब जो हैं वो पॉलीमर्स के ही उदाहरण हैं। कुछ पॉलीमर्स हमें प्रकृति में भी मिलते हैं, कुछ हम सिंथेटिकली आजकल बनाते हैं। वैसे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना विशाल क्षेत्र हो गया है कि हम अधिकतर जो हैं हम कंपाउंड जो हैं वो बनाते हैं। कोपॉलीमर या सह बहुलक जो हैं एक तरह के बहुलक ही होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयाँ जो हैं वो परस्पर मिलकर सह बहुलक बनाती हैं। इसे हम सह बहुलक कहते हैं और इस प्रक्रिया को हम कोपॉलीमराइजेशन कहते हैं। इन्हें साधारणतः हम अब बहुलक ही कहने लगे हैं, जैसे कि हेक्सामेथिलीन डायमीन जो है वो एडिपिक एसिड के साथ मिलकर नायलॉन 666 बनाती है। कई बार इस बहुलक में एक के बाद एक अणु जुड़ जाते हैं और कई बार H2O, अल्कोहल आदि छोटे अणु बाहर निकल जाते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर को उनके भौतिक गुणों के आधार पर यानी कि उनकी अवस्था के आधार पर हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं। इलास्टोमर यानी कि प्रत्यास्थक, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स और थर्मोसेटिंग पॉलीमर या तापद्रण प्लास्टिक। प्लास्टिक जो हैं वो सिंपल इलास्टोमर से बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग होते हैं। प्रत्यास्थक या इलास्टोमर्स, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इनमें रबड़ की तरह इलास्टिसिटी होती है। इन्हें बल लगाकर खींचा जा सकता है, परंतु बल लगाने के बाद जब उस बल को दोबारा हटा दिया जाता है तो ये अपनी पूर्व अवस्था में ही लौट आते हैं। इलास्टोमर्स के अणु जो हैं वो रेशों के अणुओं की तरह लंबे एवं पतले होते हैं। बल लगाने पर इनके अणु लीनियर हो जाते हैं, लेकिन बल हटाने पर ये पुनः अपने ओरिजिनल संरूपण में आ जाते हैं। उदाहरण के लिए प्राकृतिक रबड़, ये जो है इलास्टोमर का टिपिकल एग्जाम्पल है। दूसरे टाइप के हमारे पॉलीमर्स होते हैं थर्मोप्लास्टिक बहुलक। ये बहुलक जो हैं वो रेखीय होते हैं और ब्रांच्ड चेन वाले होते हैं। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स जो हैं वो गर्म करने पर नरम होकर मेल्ट होने लगते हैं यानी पिघलने लगते हैं और ठंडा होने पर ये पुनः कठोर हो जाते हैं। जब हम इन्हें मुलायम अवस्था में लाते हैं तो इन्हें मुलायम अवस्था में लाकर इन्हें इच्छित आकृति में यानी अपनी वांटेड शेप एंड साइज में इन्हें ढाला जा सकता है, जैसे कि पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी। आजकल तो पीवीसी के पाइप्स एटसेट्रा बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। पॉलीथीन के कई तरह की थैलियाँ बनती हैं। तो ये सब जो हैं हम इन्हें अपनी सुविधा अनुसार हम इन्हें ढाल सकते हैं। तीसरी तरह के बहुलक जो हैं उनको हम कहते हैं तापद्रण बहुलक या थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। ये बहुलक जो हैं वो बहुत अधिक ब्रांच्ड चेन वाले होते हैं और इनमें काफ़ी संख्या में क्रॉस जो बॉन्ड हैं वो बने हुए होते हैं। इन बहुलकों के जो अणु हैं वो असिस्टेमेटिक रूप से 3D नेटवर्क यानी कि एक अव्यवस्थित से जो 3 डायमेंशन नेटवर्क है उसके रूप में होते हैं और गर्म करने पर ये पिघलते नहीं हैं बल्कि और अधिक कठोर हो जाते हैं, क्योंकि उनमें क्रॉस बॉन्ड जो हैं वो नए बन जाते हैं। क्रॉस बॉन्ड नए बन जाते हैं तो वो पहले की तुलना में और अधिक कठोर हो जाते हैं। ये अघुलनशील होते हैं, मीन्स किसी भी तरह के सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते। उदाहरणतः बेकेलाइट, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स
यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स एटसेट्रा, नायलॉन 6, नायलॉन 6, पॉलीथीन, टरथैलेट को जो हैं वो प्लास्टिक के साथ साथ रेशे बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। रेशे जो हैं मेल्ट स्पिनिंग विधि द्वारा निर्माण किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन बहुलकीकरण को हम दो तरीके से कर सकते हैं। दो तरह का बहुलकीकरण होता है, योगात्मक एवं संघनन, एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन को हम चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं और कंडेंसेशन को हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन योगात्मक जो पॉलीमराइजेशन है, बहुलीकरण है, उसमें सरल अणु जो हैं मोनोमर के वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं और इस प्रक्रिया में अनसैचुरेटेड जो इकाई है मोनोमर की वो भाग लेती है और अंतिम उत्पाद जो है वो पॉलीमर ही बनता है। एक के बाद एक उत्पाद हैं जो कि जुड़ते जाते हैं, जो मोनोमर इकाइयाँ हैं वो जुड़ के उत्पाद बनाती रहती हैं। एडिशनल पॉलीमराइजेशन में पॉलीमर का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है यानी मूलानुपाती सूत्र है वो एकलक के समान ही होता है जिससे कि वो निर्मित है, अर्थात n जो हैं वो n मॉलिक्यूल ऑफ m जो हैं वो मिलकर m होल n बना लेते हैं। ये पॉलीमराइजेशन जो हैं वो चैन मैकेनिज्म से संपन्न होता है, इसलिए इसे चैन पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। नेचुरल रबड़ जो है इसका विशेष उदाहरण है। दूसरी टाइप का पॉलीमराइजेशन जो है वो होता है संघनन बहुलीकरण या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। जब बहुलीकरण की प्रक्रिया में H2O या ROH जैसे छोटे अणुओं का निष्कासन होता जाता है तो वृहद अणु जो हैं वो बहुलक का बन जाता है और इस प्रक्रिया को हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। संघनन बहुलीकरण में प्रमुख रूप से अमाइड बनने या एस्टरीकरण और ट्रांसएस्टरीकरण है जो कि होता है। पॉलिएस्टर, नायलॉन 6, ड्रैकोन आदि जो हैं वो इस कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के फलस्वरूप मिलते हैं। संघनन बहुलीकरण की जो अभिक्रिया है वो कई पक्षों में होती है। प्रत्येक पद जो है वो अपना स्वनिर्भर होता है, यानी एक के बाद दूसरा पद जो है वो पहले से रिलेटेड नहीं होता, इसलिए संघनन बहुलीकरण जो है एक के बाद एक पद चलते रहते हैं, इसलिए इसको हम पद वृद्धि बहुलीकरण या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। स्टार्च, सेलुलोज, नेचुरल रबड़ एटसेट्रा जो हैं वो नेचुरल पॉलीमर हैं, जबकि मनुष्य द्वारा निर्मित हैं जो कि कृत्रिम रबड़, बेकेलाइट, प्लास्टिक, सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं। इन पॉलीमर्स को अगर हम देखा जाए तो ये पॉलीमर जो कि आज प्लास्टिक, पॉलीथीन आदि के रूप में इन्होंने हमारा जीवन बहुत आसान बना दिया। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो पाइप्स हों, चाहे थैलियाँ हों, चाहे हमारी बाल्टी, मग्गे, बर्तन, इन सभी क्षेत्रों में जो है प्लास्टिक ने अपना एक बहुत बृहद स्थान है जो कि ग्रहण कर लिया है। और अब हम इन बहुलकों के बिना जो हमारी केमिस्ट्री का और हमारे दैनिक दिनचर्या का बहुत बड़ा हो गया है, उसके बिना हम अपनी लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते। परंतु दूसरी तरफ समस्या यह है कि जो पॉलीथीन है उसको डिस्पोज करना भी आज समाज में उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है। पर फिर भी हम बहुत सी चीज़ें हम बहुलीकरण करते हैं। आगे हम देखेंगे कि हम इस बहुलीकरण को, जो हमारे दो तरह के बहुलीकरण मैंने बताया कि एडिशन और कंडेंसेशन, कि कैसे होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है उसको अब हम नेक्स्ट देखेंगे। आज इतना ही। थैंक यू।